तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। और अभी है दिन का टाइम और हम अभी आपका एथिक्स जो है उसे देख रहे हैं, जो कि आपका ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पे है। सारे यूनिट हमने आपका कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज आपका बचा है बेसिकली इसमें केस स्टडी का आपका टॉपिक बचा है, इसकी आपकी यूनिट बची है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि केस स्टडी को आपको मैं समझा दूँ कि केस स्टडी वाला जो आपका एक यूनिट है उससे संबंधित आपके जो सवाल बनते हैं मेंस में, उन्हें आपको किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज इनकी बेसिक समझ आपको विकसित करेंगे। एक तो एग्जाम्पल देखेंगे और कल एक क्लास हम और देखेंगे केस स्टडी की। उस पर हम क्या करेंगे, जितने भी केस स्टडी के सवाल आपके आए हैं PYQ में, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या उनको मैं आपको एक तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो आज जो है केस स्टडी बेसिकली इसे आप ये देखो, ठीक है। यहाँ से आप देखो, एक मिनट, हाँ बस इसे हटा दो यहाँ से। बस अब ठीक है। इससे कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आपका। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना है थोड़ा बस। इसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है मेरा ना, इसे थोड़ा सा क्लियर मुझे करना पड़ेगा डेटा को। तो अब आप केस स्टडी को समझो, यानी कि केस स्टडी यानी कि केस मतलब क्या, आपका कोई केस, आपको कोई घटना आपके पास होगी, उसको आपको स्टडी करनी है, फिर उसको स्टडी करके आपको फैसले लेने हैं सवाल से संबंधित, ठीक है। तो अगर इसमें आप ये देखते हो, जी आप देखोगे कि केस स्टडी का उद्देश्य क्या है भाई। तो इसका उद्देश्य बेसिकली आपका ये जानना है, या ये आपका सवाल इसलिए आपका ये यूनिट इसलिए आपके एग्जाम में है, पेपर सिलेबस में है बेसिकली, कि अगर आप भावी आप सिविल सेवक हो भाई, आप फ्यूचर एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक सिविल अधिकारी आप बनने जा रहे हो, तो आप क्या है, आप जो है जटिल स्थिति, आप नैतिक दुविधा या ऐसी स्थितियों में आप किस तरह के निर्णय लेंगे, आपके सोचने का तरीका क्या होगा, किस तरीके के आप फैसले लेंगे, तो उन सब का एक जांच करना इसके यूनिट के तहत किया जाता है बेसिकली। तो बेसिकली केस स्टडी के जो आपका यही है कि कल के दिन आप सिविल सर्वेंट बनोगे, तो ऐसे आपके सामने कई ऐसे बहुधा ऐसे मौके आएंगे जब आपको ऐसे एक जटिल आपके जो एथिकल जो डिलेमा आपका होगा, डायलेमा आपका होगा, ऐसे आपको कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उन कठिन परिस्थितियों में आप किस तरीके से आप निर्णय लेंगे, आप एक बेहतर निर्णय ले पाएँ, उनसे संबंधित आपको चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपका केस स्टडी वाला टॉपिक आपके अंदर है, ठीक है। अब केस स्टडी को हल हम जब करते हैं बेसिकली, तो इसको हल करने का आपको 6 चरणों में आपको समझना पड़ता है कि आप ये समझो कि मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा। उन स्टेप के ज़रिए क्या आप इस बात को समझ जाओगे कि किसी भी केस स्टडी को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। समझ गए? सीधा आप आगे आओ। तो आप अब देखोगे कि 6 चरण कौन कौन से भाई। तो पहला आप देखोगे, आपके पास केस स्टडी आपके पास दिया होगा, ठीक है। आप जब पेपर उठाओगे आपके पास एक केस दिया होगा, उसको क्या है, आपको जो पहला स्टेप है उस केस को आपको ध्यान से पढ़ना है भाई, ठीक है। और उसका जो संदर्भ बेसिकली है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसे आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखनी है भाई कि हुआ क्या है, असल में बात क्या हो रही है, क्या घटना यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो केस की मुख्य घटना है वहाँ पे, उस घटना को आपको जानना है, ठीक है। या जो समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो उस घटना आपकी हो गई, जो समस्या बेसिकली हो गई, उसको आपको 1 से या 2 वाक्य में आपको समझना है, समझना है बेसिकली, उसे आपको लिखना है, ठीक है। अब आपकी भूमिका क्या है, सेकंड स्टेप आपका ये भाई, पहले आपने देखा कि भाई घटना क्या हो रही है, ठीक है। अब उस केस स्टडी में आप देखोगे कि आपकी भूमिका क्या बताई गई है, कि तुम्हारा रोल क्या है वहाँ पे, आप उस स्थिति में क्या हो भाई। आप जिलाधिकारी की बात की गई है, आप पुलिस अधीक्षक वहाँ पे हो, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या फिर आप एक सिंपल से सामान्य आप नागरिक हो, क्या हो आप। तो ये सबसे समझना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पार्ट है। क्योंकि जब आप समझ जाओगे कि आपका रोल क्या है, उसी बेसिस पे आप अपना जो निर्णय बेसिकली होगी उसे लेने में आपकी जो भूमिका होगी उसके अनुरूप आपका होना चाहिए। तो पहले आपने समझा कि क्या हुआ, घटना क्या हुई, फिर आपने समझा कि भाई आपकी भूमिका क्या है, आपने ये भी समझ लिया। अब तीसरा स्टेप आपको ये देखना है इसमें कि जो आपकी मुख्य नैतिक दुविधा बेसिकली है, जो आपका टकराव है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी घटना हुई है, जो केस बना है, तो वहाँ पे आपकी जो कोर एथिकल जो आपका डायलेमा है, जो कन्फ्लिक्ट बेसिकली है, वो नैतिक दुविधा बेसिकली है क्या, एथिकल डायलेमा है क्या यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से 2 या 2 से अधिक ऐसे कौन से मूल्य हैं
ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं या ऐसे इंटरेस्ट, ऐसे हित हैं जो आपस में क्या है, वो टकरा रहे हैं। समझ गए? तो पहले आपने देखा भाई कि घटना क्या हुई है, मेरा रोल क्या है, और फिर आपको देखना है कि इस स्थिति में क्या है आपका, कौन से ऐसे आपके मूल्य हैं या हित हैं जो टकरा रहे हैं भाई। एग्जाम्पल, क्या वहाँ पे जनता का हित टकरा रहा है, या और जो बनाम निजी हित, क्या भाई जनहित पब्लिक आप बनाम आपका निजी हित हो जाएगा, या आपका कानून का शासन बनाम आपका मानवीय सहानुभूति। तो कौन सा ऐसा जो नैतिक मूल्य, कौन सा हित आपका जो बेसिकली वो आपका टकरा रहा है, इस बात को आपको समझना है। तो पहला स्टेप में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप आपका आएगा, उसमें क्या है, इसमें अब आपको ये देखना है कि जो इस घटना वगैरह जो हो रही है यहाँ पे जो केस हुआ है, उसमें हितधारक बेसिकली कौन से हैं, उनकी पहचान आपको करनी है, उनका एक विश्लेषण करना है कि भाई स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं यहाँ पे, कौन कौन से हितधारक हैं। तो हितधारक मतलब आप वो समझो, हितधारक वो सभी आपके लोग होंगे, वो सभी पक्ष आपका होगा, ठीक है, जो उस समस्या या उस केस से क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो दोनों बातों को ध्यान रखना आपको, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या होंगे, प्रभावित होंगे, उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस घटना का, उस केस का। समझ गए? अब हितधारक यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है कि हितधारक कौन है, उनके हित अधिकार क्या हैं भाई, और उन पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेंगे या पड़ सकते हैं भविष्य में। अब पहला आप तो सबसे बड़ा हितधारक आप सबसे पहले लिखोगे, तो आप हो भाई, क्योंकि आप डिसीजन मेकर हो वहाँ पे, ठीक है। तो आपका हित और आपका अधिकार क्या है भाई, कि ईमानदारी से रहना, आपका निष्पक्षता दिखाना, आपका जो परिवार प्रतिष्ठा, ये आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अब उन पर जो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके निर्णय से आपकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा, ये आपका हो गया। फिर आप अगला जो आपका जो हित समूह कौन सा है आपका, तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो समूह हो रहा है, तो अगला स्टेक होल्डर कौन होगा, कि जिस स्टेक होल्डर पे आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो समूह आपको सेकेंड नंबर पर रखना है। अब उनके अधिकार क्या है, कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, उनका कल्याण हो। तो ये उनके क्या हित हैं, उनके अधिकार हैं। अब उस समस्या से, उस घटना से, उस केस से बेसिकली उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ रहा है, या सीधा पड़ रहा है या इनडायरेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, आपके सबसे ज़्यादा आपके जो प्रभावित समूह हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब संबंधित जो आपका सरकारी विभाग और संस्था है, आपका अगला स्टेक होल्डर आपका हो जाएगा, एक आपका हो गया, दो आपके हुए, तीन आपका हो गया, कि जो संबंधित सरकारी विभाग उस घटना से संबंधित है, या संस्था उस घटना से संबंधित है, उसको आपको उल्लेख करना है भाई। तो उसके आपके क्या हित हैं, क्या आपके अधिकार है, तो नियमों का पालन करना आपका उनका वो जो हो गया, जो जवाबदेहिता होगी, जो कार्य क्षमता बेसिकली क्या है, वो इनसे संबंधित हो जाएगी। अब इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस घटना का भाई, तो इनकी जो कार्य प्रणाली होगी, जो इनकी प्रतिष्ठा बेसिकली होगी, उस पर असर पड़ेगा भाई। समझ लो। और चौथा स्टेक होल्डर कौन सा है, वो आपका समाज आपका हो गया, वो आम जनता आपकी होगी, ठीक है। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए शांति, सुरक्षा, आपका जो गुड गवर्नेंस बेसिकली है, सुशासन है, वो इंपॉर्टेंट है। अब इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कि बड़े पैमाने पर आपका जो समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो एक लार्ज स्केल पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो दूसरा स्टेप में आपको ये देखना है कि हितधारक कौन है, स्टेक होल्डर कौन से हैं, किन किन पे कौन कौन से हैं जो उस घटना से, उस केस से प्रभावित होने वाले हैं। समझ गए? अब आपने ये देख लिया। अब तीसरा आपने ये देखना है कि इस घटना में अंतर्निहित आपके जो नैतिक मुद्दे बेसिकली हैं, जो एथिकल इश्यूज वगैरह हैं, उनकी पहचान करना है भाई आपको। समझो कि भाई आपके कौन से नैतिक मूल्य आपके जो हैं, सिद्धांत आपके हैं, जो संवैधानिक प्रावधान बेसिकली हैं, ये दांव पे हैं, ये आपको सूचीबद्ध करना है, ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल, सत्यनिष्ठा की बात हो, जवाबदेहिता की बात हो, जो पारदर्शिता की बात हो, करुणा की बात हो, कंपैशन आपका, जस्टिस आपका हो गया, फेयरनेस आपका हो गया, इक्वलिटी आपकी होगी, जो आपका डेडिकेशन तो आपका जो पब्लिक सर्विस आपका हो गया। तो ऐसे ये कुछ आपके नैतिक सिद्धांत बेसिकली, संवैधानिक प्रावधान बेसिकली हैं, जो उस आपके उस अंतर्निहित उसमें आपके नैतिक मुद्दे होंगे। तो तीसरे चरण में आपको इनको पहचानना है। चौथे चरण में क्या करना है आपको, कि भाई अब आपको ये देखना है कि मेरे पास कौन कौन से उपलब्ध विकल्प आप भी बने हुए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, और उनका आपको मूल्यांकन करना है। समझ लो। तो कम से कम आपको क्या है, तीन जो संभावित कार्यवाही हैं, जो विकल्प बेसिकली हैं, उनको आपको लिखना होगा। कम से कम आपको तीन जो विकल्प या एग्जाम्पल हैं, सॉरी एग्जाम्पल है, जो आपकी कार्यवाही हैं बेसिकली, जो ऑप्शन आपके पास हैं, उन्हें आपको उनका उल्लेख करना पड़ेगा। अब विकल्प एक, तो आपका कठोर आप रखोगे भाई। विकल्प जो आपका बी होगा, उसे आप नरम रखोगे। और विकल्प सी को आप एक बैलेंस रखोगे, ठीक है। जो कठोर वाला हुआ, उसमें उनके लाभ बताओगे आप, कि भाई नियमों का सख्ती से पालन होता है भाई, ठीक है। हानि क्या है, इसमें आपका जो मानवीय दृष्टिकोण होगा, उसमें अभी कमी हो सकती है। ऑप्शन बी में क्या हुआ, वो नरम है, यानी कि किसी एक बड़े समूह को आपको लाभ हो रहा है। इससे आपको, आप जब नरम की बात करें तो आपको नियमों से समझौता करना पड़ सकता है।
समझो, अगर संतुलित लोगे तो संतुलित में क्या होगा, उसमें आपके लाभ क्या मिलेगा कि आप जो है व्यावहारिक आपका हो गया, नैतिक आपका हो गया, और कानूनी रूप से आप सही हो, और सभी को आप संतुष्ट करने का एक काम करेगा भाई। ठीक है। हानि क्या हो सकता है कि भाई कठिन हो सकता है इसमें, ठीक है, और इसमें आपको एक अधिक प्रयास की जरूरत लग सकती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके तीन आपके पास जो संभावित कार्यवाही, जो विकल्प आपके पास आपको लिखने होंगे, समझ गए। अब ये बोल रहा है कि पांचवा, अब इन विकल्पों में से तीन विकल्प आपने लिख लिया, इन तीनों में से आपका क्या है कि कौन सा विकल्प सबसे उत्तम इस स्थिति में आपका बैठ रहा है, समझो। तो अब आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है और उसका औचित्य आपको बताना है, जस्टिफिकेशन आपको बताना है। तो आपको विकल्प चुनना है जो क्या होगा, जो नैतिक रूप से आपका सही होगा, जो एथिकली आपको करेक्ट होगा, जो आपका लीगली वैलिड होगा, कानूनी रूप से आपका वैध है भाई, जो व्यावहारिक है, लागू करने आपके योग्य है, यानी कि प्रैक्टिकल है, और किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और क्या है आपका जो एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक आपका समाधान जो बेसिकली आपको प्रदान करता हो उपरोक्त तीनों समाधानों में से। समझ गए, 5 स्टेप हो गया। फिर आपको इनके औचित्य या इसके जस्टिफिकेशन में आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने अगर विकल्प ए चुना या विकल्प बी चुना या विकल्प सी चुना, तो मैंने विकल्प क्यों चुना, और ये विकल्प चुनते टाइम किन नैतिक मूल्य आपके हो गए, सिद्धांत आपके हो गए, इन पे ये मूल्य आपका बेसिक आधारित है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी जो सभी हितधारक बेसिकली हैं, इनके हितों को ये मूल्य आपका जो ऑप्शन है बेसिकली जो विकल्प है, ये किस प्रकार से आपका संतुलित करने का काम कर रहा है। जैसे आप बात करोगे कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ साथ आपका जो मानवीय पहलू है उसका ध्यान रख रहा है भाई। ठीक है। और फिर एंड में आपको बताना है छठवीं में कि भविष्य या जो निष्कर्ष आप बताओगे उसमें आप बताओगे कि आपका जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई। तो आपको अपने निर्णय को संक्षिप्त आपको सारांश देना है, आगे ऐसे मामले को रोकने के लिए कुछ दीर्घकालिक आपको प्रशासनिक आपको जो नीतिगत आपके जो उपाय होंगे उनको आपको सुझाना है। जैसे आप बोलोगे कि भाई नियमों में थोड़ा सुधार आपको होना चाहिए, जागरूकता अभियान की हम बात करोगे, प्रशिक्षण की हम बात करेंगे, तो इस तरीके से क्या आप इन 5-6 जो आपके जो है स्टेप बेसिकली इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो आप समझ गए, केस स्टडी आप समझ गए कि भाई आपको एक घटना मिलेगी, उस घटना का आपके पास डिटेल वो देंगे लिख के, और आपको इमेजिन करवाएंगे कि आप उस घटना में इस आपका रोल ये है, आप अधिकारी हो, ये हो, और आपके क्या फैसले आपके इन स्थितियों में विशिष्ट आपका होगा। तो 6 चरण की मैंने बात की। सबसे पहले आपको केस को पढ़ना है, ध्यान से समझना है किसमें क्या बात कर रही है, ठीक है, क्या हुआ है, आपकी भूमिका क्या है, सब आपको समझना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हितधारक की पहचान करनी, कौन से इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका विश्लेषण आपको करना है। तीसरे आपके उसमें आपको ये देखना है कि इसमें अंतर्निहित कौन से नैतिक मुद्दे आपके बने हुए हैं। चौथे आपको देखना है कि आपके पास जो विकल्प हैं, 3 विकल्प को आपको रखना है, कम से कम 3 विकल्प हैं। और फिर पांचवा आपको इन 3 विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ आपका जो विकल्प है उसको आपको चुनना है, उसका औचित्य भी आपको बताना है। और अंतिम आपका छठवां है, आप निष्कर्ष बताओगे और भविष्य की आप जो है रणनीति उन्हें सुझाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी जो केस स्टडी हुई उसे आप सॉल्व करने का एग्जाम्पल मतलब आप कोशिश करोगे। अब केस है आपका पहला, ये बोल रहा है कि दिल्ली के स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा है। अभी जो दिल्ली में केस हुआ था ना, जो आपकी चर्चा में था काफ़ी सोशल मीडिया पे, जो स्ट्रीट डॉग पे जो बैन रखा था खाने पीने के उन पे फीडिंग के लिए। तो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग हम का जो मुद्दा देखते हैं, और जो आपके सार्वजनिक सुरक्षा बनाम पशु कल्याण। तो आपका जो एक केस स्टडी बेसिकली थी, ये किसका मुद्दा था, एक तो आपकी जो आपकी पब्लिक सेफ्टी आपका हो गया, वो आपका जो एनिमल आपका वेलफेयर है, यानी कि आपका पशु कल्याण है, उनसे संबंधित आपकी केस स्टडी है भाई। अब आपके पास ऐसे एक परिदृश्य, एक ऐसा सिनेरियो आपके पास मिलेगा, आपको बोलेगा कि आप दिल्ली के एक बड़े जिले के नगर निगम आयुक्त हैं भाई, और पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे हो कि आपके क्षेत्र में जो आवारा कुत्ते हैं तो उनके काटने की घटनाओं में तेजी आपकी वृद्धि हुई है, खासकर देखोगे तो बच्चों के बीच। और हाल ही में आप देखोगे तो एक 5 साल के बच्चे को रेबीज की दर्दनाक से उसकी मौत हो गई है। अब उससे आपका क्या हुआ, जो स्थानीय निवासी आपके हो गए, मीडिया आपका हो गया, जो राजनेता बेसिकली हो गए, वो आपके बेहद आक्रोशित बने हुए हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी एक सख्त टिप्पणी की है हाल ही में इस संबंध में कि भाई सार्वजनिक सुरक्षा सबसे ऊपर है और प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए इस संबंध में। अब अगर आप देखते हो, हालांकि जो पशु कल्याण आपके समूह हैं, जो आपके एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स बेसिकली हैं, जो आपके कार्यकर्ता हो गए, जो आपके पशु जन्म नियंत्रण नियम बेसिकली हैं, तो इनका वो हवाला दे रहे हैं भाई। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कुत्तों को जो नसबंदी आपकी हो गई, जो टीकाकरण हो गया, उसके बाद उनके मूल स्थान पर ही छोड़ना अनिवार्य है भाई। ठीक है।
अब आपके ऊपर जो है आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शहर से बाहर दूर के जो शेल्टर बेसिकली है उनमें भेजने का भारी दबाव बना हुआ है। अब उससे सार्वजनिक सुरक्षा तो निश्चित हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने की हम बात करेंगे अगर, तो ऐसा करने पे आपके जो एबीसी नियम आपके हो गए, जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हो गए, उनकी भावनाओं के सब खिलाफ है भाई। ये एबीसी रूल्स आपके हो गए ये सब, ठीक है, इन भावनाओं के खिलाफ है। अब आपने स्थिति समझ ली भाई कि ये आपका तनाव वाला माहौल बना हुआ है भाई, ठीक है, ये माहौल है। अब आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं कि भाई इस मामले में आपके शामिल जो है मुख्य नैतिक दुविधाएं क्या हैं और हितधारक क्या हैं, बेसिकली ये आपको बताना है। आपके पास जो है इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विकल्प आपके पास उपलब्ध है, कम से कम आपको 3 विकल्प बताने हैं, और आप किस विकल्प को अपनाएंगे और क्यों। अपने निर्णय के समर्थन में आपको तार्किक और नैतिक औचित्य क्या है वो आपको प्रदान करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं आपको, पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो तो आप सवाल आप समझिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं कि आपका सवाल क्या था कि दिल्ली के आपके स्ट्रीट डॉग्स के बारे में आपकी केस स्टडी है, इसको आपको तो देखना है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास 3 सवाल आपको दे दिए कि आपके पास, आपको बताने के बाद कि इसमें शामिल मुख्य नैतिक दुविधाएं और नीति हितधारक क्या क्या हैं, आपके पास स्थिति से निपटने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं, कम से कम 3 विकल्प की बात कर रहा है, और आप किस विकल्प के साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे, और आपको उसका औचित्य भी प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो भाई, सबसे पहले आपको देखो मैंने क्या कहा था कि आपको मुख्य नैतिक दुविधाएं और हितधारक आपको पहचानना है। आपने समस्या आपने देख लेना क्या हो गया, आपने ये देखा कि भाई स्थिति क्या है, आपने स्थिति समझ ली कि स्ट्रीट डॉग के बारे में उनका मुद्दा बना हुआ है, मेरी स्थिति क्या है, तो मैं आपका एक म्यूनसिपल, आपका कमिश्नर, आपका जो नगर निगम आयुक्त हूँ बेसिकली, उसकी स्थिति बताई गई है। तो इस बेसिस पे आपको फैसले आके लेने हैं। तो विकल्प 1 आपका हो गया भाई, आपने समझ लिया केस को, ध्यान से आपने पढ़ लिया और आपने संदर्भ इसका समझ लिया, ठीक है, अपनी भूमिका आपने समझ ली, ठीक है। अगला ये बोला आपको हितधारक की पहचान और विश्लेषण करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई कि हितधारक आपके कौन कौन से हैं और मुख्य नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी है। तो अब आप जब पहले मुख्य नैतिक दुविधाएं आप देखो भाई कि जो कोर एथिकल डिलेमास कौन कौन है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे जन सुरक्षा की बात कर रहा है भाई, बनाम पशु कल्याण, यानी कि आपका क्या है, जो आपका ये बात कर रहा है कि पब्लिक सुरक्षा बनाम आपका जो पशु कल्याण है, इसकी बात कर रहा है। एक आपका है कानून का शासन बनाम आपका जो पब्लिक का दबाव, आपका जनता का दबाव हो गया। एक आपका ईमानदारी जवाबदेहिता आपकी जो हुई, उसके बनाम आपका जो एक व्यवहारिता की बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें आप जब देखोगे बेसिकली इसमें कि भाई जो जन सुरक्षा और आपका जो बनाम पशु कल्याण है, तो आप समझोगे कि ये मुख्य टकराव क्या है आपका, एक और आपका नागरिक यानी कि विशेषकर बच्चों की बात करेगा, उनके जीवन के अधिकार से संबंधित है और सुरक्षा का संवैधानिक दायित्व बना हुआ है। तो दूसरी ओर आप देखोगे तो आवारा कुत्तों को जो है क्रूरता से हटाना या मारना, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और जो आपके एबीसी नियम बेसिकली है, उनके साथ साथ आपका करुणा, आपका जो कंपैशन है और आपका जो अहिंसा का आपका जो नैतिक मूल्य है, उनके विरुद्ध बना हुआ है भाई, ठीक है। अगला जो आपकी नैतिक दुविधा कौन सी है, वो आपका कानून का शासन बनाम आपका बनाम जनता का दबाव है, यानी एबीसी नियमों का पालन करना आपका एक कानूनी दायित्व बनता है, जबकि बच्चे की मौत के बाद जो तत्काल कठोर कार्रवाई करने का जन दबाव आपके ऊपर है। तो आयुक्त को नियम और जन भावना के बीच आपको संतुलन एक बनाना होगा भाई। ईमानदारी और जवाबदेहिता की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ईमानदारी और जवाबदेहिता के बनाम आपको जो व्यवहारिता की बात कर रहा है, यानी नियमों का पालन करते हुए भी अगर जनहानि हो तो प्रशासन की जवाबदेहिता तय होती है भाई, इसको आपको जानते रहना है। तो पहला आपने आपने देखा कि नैतिक दुविधाएं, आपने 3 आपने प्रमुख आपकी नैतिक दुविधाएं आपने सामने रख दी। अब इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, हितधारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप है भाई, क्योंकि आप म्यूनसिपल कमिश्नर हो वहाँ के। तो आपका क्या है भाई, जन सुरक्षा आपको सुनिश्चित करना आपका हिताधिकार बनता है, नियमों का पालन करना हो गया, प्रशासनिक ईमानदारी आपकी होगी और अपनी नौकरी की साख बचाना, ठीक है। अगले एक हितधारक आपके स्थानीय निवासी बेसिकली वहाँ के जो हैं, विशेषकर जो बच्चे आपके हैं वो आपके हो गए। अब इनके लिए क्या है, इनका अधिकार है सुरक्षित वातावरण में रहने का, इनका अधिकार है रेबीज और जो कुत्ते से काटने से इनकी मुक्ति का होने का है, इनका बेसिक हित बनता है, इनका अधिकार बनता है। और अगला जो हितधारक आपका है, जो आवारा कुत्ते आपके हैं, स्ट्रीट डॉग्स बेसिकली हैं, उनके बारे में बात कर रही है। तो इसमें क्या आपका जो मानवीय व्यवहार का एक अधिकार आपका हो गया, इनका जो एबीसी नियमों के अनुसार इनके मूल स्थान पर रहने का अधिकार इन्हें मिलता है। तो हितधारक के रूप में क्या करना है आपको, 3 आपने बता दिया। चौथे आपने क्या बताया कि जो पशु कल्याण जो समूह जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनका आपको उल्लेख करना है
क्योंकि वो एबीसी नियमों के सख्ती से पालन करवाना चाहते हैं। पशुओं के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। पांचों आप बात करोगे सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उसी के निर्देशों का अनुपालन जो है विधि के शासन की स्थापना करेगा भाई। तो आपने यहाँ पे 4 से 5 आपने स्टेक होल्डर बता दिए भाई, कि भाई ये स्टेक होल्डर हैं और ये उनके हित और अधिकार हैं। ठीक है, तो 2 आपने टॉपिक देख लिए भाई। अब तीसरे पे आप आओ कि भाई अब आपके पास उपलब्ध विकल्प कौन कौन से इस स्थिति में, उनका आपको मूल्यांकन करना है। तो इस विशेष स्थिति से निपटने के लिए आपके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। मैंने 3 मूल्यों की आपके विकल्पों की बात की थी। तो पहला क्या आपका कठोर आपका होगा विकल्प, दूसरा आपका निष्क्रिय विकल्प आपका होगा, और तीसरा आपका एक संतुलित आपका विकल्प होगा। तो कठोर विकल्प की हम बात करेंगे तो यानी कि हटाना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और जन दबाव के तहत सभी आवारा कुत्तों को क्या है पकड़कर दूरस्थ शेल्टर में भेज दो या कठोर उन पर कार्रवाई करो, हटाई दो पूरा। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि तत्काल आपको जन आक्रोश है बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा, सार्वजनिक आपकी सुरक्षा स्थापित होगी तुरंत स्तर पे। लेकिन हानि इसकी ये होगी कि एबीसी नियमों का उल्लंघन होगा भाई, पशुओं के साथ आपकी क्रूरता ज़्यादा आपकी तरह की जा रही है, वो आपकी बढ़ेगी, शेल्टरों में एकदम से भीड़ बढ़ जाएगी, और जो आपका वैक्यूम इफेक्ट आपका जो है ना कुत्तों का आना बेसिकली उसको बेसिकली हो सकता है। ठीक है, अब वो कुत्ते वहाँ चले गए तो वहाँ से एक वैक्यूम बन जाएगा, और उस वैक्यूम को बनने के लिए क्या होगा, जब आसपास के जो बाकी कुत्ते लोग होंगे वो लोग देखेंगे यहाँ पे एक वैक्यूम बना हुआ है तो उस खाली स्थान को भर देंगे भाई, जो आवारा कुत्ते आपके हैं अगल शहर के अन्य शहरों के अन्य क्षेत्र से। समझ गए? अगला ये बोला है कि निष्क्रिय विकल्प की बात कर रहा है भाई, कि आप क्या है सिर्फ एबीसी नियमों का पालन करने वाले हो, यानी आप एबीसी नियमों का हवाला देकर क्या करेंगे, केवल सामान्य गति से नसबंदी और जो आपका टीकाकरण कार्यक्रम बेसिकली उसको आप जारी रखोगे। इसका लाभ क्या मिलेगा आपका, क्या है कानूनी रूप से आपका सही है, पर पशु कल्याण जो आपकी कार्य करता है उनकी भावनाओं का जो आपका सम्मान है वो भी बनता है। जन आक्रोश आपका जारी रहेगा, आपकी जवाबदेहिता पर सवाल उठेंगे, बच्चे की मौत के बाद तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ऐसा माना जाएगा। ठीक है, और अगला ये बोल रहा है आपका कि संतुलित और आपका जो व्यापक विकल्प की बात कर रहे हैं भाई, यानी एबीसी नियमों का आपको सम्मान करते हुए क्या एक त्वरित वैज्ञानिक और एक सामुदायिक भागीदारी आपको जो आधारित आपकी रणनीति बेसिकली होगी उसको अपनाने की आप बात करोगे। अब एक कानूनी नैतिक और व्यावहारिक रूप से आपका सही है, जन सुरक्षा आपका हो गया, पशु कल्याण हो गया, उनके बीच एक संतुलन स्थापित करने का काम भी करता है, और अधिक संसाधनों और जो प्रशासनिक प्रयास बेसिकली उनकी आवश्यकता इसमें क्या पड़ेगा, उपड़ेगी, कि भाई आप जो इस तरीके से काम कर रहे हो तो उसके लिए आगे आपको अधिक आपके संसाधन बेसिकली हैं, जो आपके प्रशासनिक प्रयास हैं बेसिकली उनकी आपको आवश्यकता होगी। तो 3 विकल्प आपने दे दिए भाई कि ये विकल्प अभी मेरे सामने मौजूद है। अब आप जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का वहाँ पे चयन करोगे और उसका जस्टिफिकेशन आप बताओगे। तो आप चुनोगे विकल्प 3 को, जो एक संतुलित है और व्यापक रणनीति अपने अंदर समाये हुए हैं। कार्यवाही इसके 2 भागों में आप करोगे। पहला बताओगे अल्प जो कालिक आपकी कार्यवाही है, यानी कि जो तत्काल कार्यवाही आप करोगे। पहला क्या करोगे कि जो क्राइसिस प्रबंधन ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई बच्चे की मौत हो गई है तो उस पर आप गहरा खेद प्रकट करोगे। एक जनसंवाद पब्लिक आपका जो डायलॉग होगा उसे शुरू करोगे, उसमें आप बताओगे कि प्रशासन ने जो कि एबीसी नियमों का पालन करते हुए उससे भी आपका सुरक्षा के लिए गंभीर है। अति आक्रामक कुत्तों को आप हटाओगे भाई, केवल जो रेबीज से पीड़ित हैं या अत्यधिक आक्रामक कुत्ते हैं उनकी पहचान करके क्या है उन्हें जो मानवीय तरीके से आप पकड़ना आपका हो गया, प्रशिक्षित आपका वेटरनरी डॉक्टर बेसिकली हो गया, उनकी देखरेख में शेल्टरों में क्या है अलग रखने का काम किया जाएगा, और एबीसी नियम में इसकी अनुमति भी है। ठीक है, तीसरा ये बोलेगा कि जो आपकी त्वरित नसबंदी और जो आपका टीकाकरण अभियान है बेसिकली शहर के जितने भी आपके सभी एनजीओ वगैरह हो गए, जो स्वयं सेवक हो गए, उनको आप शामिल करोगे, और एक आप क्या है मास आपके स्तर का आपके स्टार जो हम कह सकते हैं स्टरलाइजेशन हम कह सकते हैं, और जो टीकाकरण बेसिकली है वैक्सीनेशन बात कर सकते हैं, उनका एक सघन आप अभियान शुरू करोगे, और जिसके लिए आपका जो है एक अतिरिक्त फंड आपका आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब है आप क्राइसिस प्रबंधन करोगे, आप ट्रांसपेरेंसी के लिए आओगे, अति आक्रामक कुत्तों को हटाओगे बेसिकली, और आपका जो त्वरित नसबंदी आपका जो टीकाकरण अभियान है उसे आप शुरू करोगे। तो ये आपका हो जाएगा अल्पकालिक जो आपके कार्यक्रम है। अब बात आएगा दीर्घकालिक आप क्या निवारक उपाय अपनाओगे भाई। तो एक तो आप वेस्ट मैनेजमेंट सुधार अपनाओगे, क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने का जो मुख्य कारण बेसिकली वो है कचरे का अनुचित प्रबंधन है भाई। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप देखते हो कि जिले में कचरा संग्रहण आपका हो गया, जो आपका निपटान प्रणाली बेसिकली है उसमें तत्काल सुधार करना आपका हो गया, ताकि कुत्तों को भोजन ना मिले ऐसी जगहों से। सामुदायिक भागीदारी की बात कर रहा है कि भाई उत्तरदायी भोजन क्षेत्र जो बेसिकली है, यानी स्थानीय निवासी आपके हो गए, पशु प्रेमी आपके हो गए, तो उनके साथ मिलकर के आपको शहर में कुछ निर्धारित आपके जो ऐसे जो सेफ एरिया होंगे
जो आपके डिज़ाइन, जो आपके जोन्स होंगे, तो वहाँ आपको बनाना है भाई। जो आपके शहरी कुछ विशेष क्षेत्र आपके होंगे, तो जहाँ क्या आपके, जहाँ कुत्तों को आपको खाना खिलाया जा सके, ताकि वो जो रिहायशी इलाके में बेसिकली बच्चों के आसपास वो ना भटकें, उनकी निगरानी हो सके प्रॉपर तरीके से। अगला ये बोला कि ढांचागत विकास की हम बात करेंगे भाई, कि नसबंदी और टीकाकरण के लिए आपको जो अस्थायी जो स्थायी आपके नए पशु चिकित्सालय केंद्र हैं उनको स्थापित करने की बात कर रहा है। अब ये इसका औचित्य क्या है, आपका जो ऑप्शन थर्ड चुना, ठीक है, तो ये विकल्प सबसे उपयुक्त है, क्योंकि क्या है, यह क्या है, नैतिक रूप से सही है भाई, ये बोल रहा है। यह करुणा आपका हो गया, मानवता हो गया, उसके मूल्य को बनाए रखता है। साथ ही आप देखोगे तो नागरिकों के जो सुरक्षा के अधिकार को भी प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। और ये अधिकतम लोगों का एकदम कल्याण का सिद्धांत जो बेसिकली होता है उसका पालन करता है बेसिकली, क्योंकि ये कुत्तों की संख्या कम करने के एक अवैज्ञानिक रास्ता बेसिकली उसको अपनाकर दीर्घकाल में सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो कानूनी रूप से आपका जो वैध आपका है, एबीसी नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि नियमों के भीतर आप देखते हो तो त्वरित आगे कार्रवाई का प्रावधान है। अगला क्या है, प्रशासनिक ईमानदारी की बात कर रहा है, यानी ये दिखाता है कि आयुक्त क्या है, दबाव में आकर जो है जल्दबाजी में कोई मानवीय या अवैध फैसला नहीं लेगा, बल्कि जवाबदेही और जो आपकी तर्क संगता आपकी जो उसके साथ है, उसके साथ बेसिकली काम करेगा, ठीक है। तो जो आप सबसे विकल्प की हम बात कर रहे थे, चयन और जो औचित्य की हम बात कर रहे थे, इसमें आपको वो सब बातें देखनी है। अब एंड में आपको निष्कर्ष बताओगे भाई कि भाई आवारा कुत्तों का मुद्दा केवल पशु कल्याण का नहीं है, बल्कि आपका जो शहरी शासन आपका हो गया, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपका हो गया, उनकी विफलता का भी एक प्रमाण बना हुआ है। और एक सेवक के रूप में आप देखते हो तो मैंने एक संतुलित रास्ता को चुना है, ठीक है। अभी बोलोगे जो कानून के शासन को बनाए रखेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पशु कल्याण के बीच का एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। और इस व्यापक रणनीति की हम बात करेंगे तो इसके माध्यम से क्या है, तो हम ना केवल आपके वर्तमान संकट को नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाएं जो ना हो उनको रोकने के लिए एक स्थायी और जो मानवीय मॉडल है उसको भी हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो केस स्टडी को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया हो चीज़ें। अगर चीज़ें नहीं समझ आइए तो आप कमेंट में डाउट आप पूछ सकते हो, बाकी हम इसका जो डिस्कशन होगा वो हम कल आपका करेंगे, ठीक है। संबंधित सवाल आप देख लो सेकंड, उससे घर से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। केस स्टडी सेकंड में बोल रहा है कि भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वक्त बोल रहा है कि आप एक सरकारी विभाग में एक ईमानदारी अधिकारी हैं। हाल ही में आपको अपने विभाग के एक बड़े ठेकेदार हम सकते हैं, उसमें ठेके में आपको लगभग 50 करोड़ के घोर भ्रष्टाचार के दस्तावेज मिले हैं आपको अपने ऑफिस में, ठीक है। और इस भ्रष्टाचार में आप देखते हो विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और जो प्रभावशाली आपके जो राजनेता है वो सीधे तौर पर शामिल है भाई। तो यदि इस मामले को उजागर करते हैं विसल ब्लोइंग के तहत, तो ये निश्चित आपका हो जाता है निश्चित रूप से कि सार्वजनिक धन की बचत करेगा और देश को लाभ पहुंचेगा। लेकिन आपके एक करीबी और जो विश्वसनीय सहकर्मी ने आपको चेतावनी दी है, आपको बता रखा है कि वह ऐसा करोगे तो आपको और आपके परिवार को गंभीर खतरा बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि पिछली बार जिसने इस मामले को उठाने की कोशिश की थी उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया, झूठे के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए थे। अब सवाल आपसे पूछ रहा भाई कि इस मामले में आपके शामिल मुख्य नैतिक मूल्य बेसिकली हैं जो टकराव हैं वो क्या क्या बने हुए हैं। आप एक सिविल सेवक के रूप में कौन से 3 कार्यवाही आप कर सकते हो, उनका नैतिक और व्यावहारिक मूल्यांकन आपको करना है। और आप कौन कौन से मार्ग बेसिकली है उसे आप अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे। आप अपने परिवार की सुरक्षा की हम बात करें और जो कर्तव्य की हम बात करें उनकी पूर्ति के बीच वो कैसे आपका संतुलन एक स्थापित करता है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। तो इस केस स्टडी में आपको हल करने का क्या है, आपको इन 6 चरणों को आपको फ्रेमवर्क तैयार करना है और फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक से कमेंट करना है अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल मिल रही है। बाकी आप डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप सॉरी इसमें यूट्यूब वीडियो में अगर चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। तो कल एक केस स्टडी हम और देखेंगे, एक क्लास हम और देखेंगे, उसमें हम आपका पीवाई को जो आपकी केस स्टडी आई होगी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम के टाइम।